हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 15 अगस्त 1977 को हमें स्पेस से एक अनजाना सा रेडियो सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल बहुत ही विचित्र किस्म का था और बाद में इसे नाम दिया गया वाओ सिग्नल। पर यह सिग्नल हमारे इंसानी प्रजाति के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए लगता है क्योंकि यह सिग्नल हमें वही सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पर मिला जिस बैंड पे हम खुद सिग्नल्स को स्पेस में भेजते हैं, यानी कि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको स्पेस में डेटा भेजना हो। वही सेम 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें सुनने मिलती है कहीं बाहर से, और ये एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी है जो हम भेजते हैं बाहर। कुछ क्लिक हुआ? क्या बाहर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है जो स्पेस में सबसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने वाले टेक्नोलॉजी से अच्छे से वाकिफ है? और क्या वो हम इंसानों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? वेल, कुछ याद आया स्टीफन हॉकिंग क्या कह के गए थे? हम इंसानों को शायद हमारे इस स्पेस में होने का ढिंडोरा स्पेस भर में नहीं फेंकना चाहिए। क्या पता कब कोई इंटेलेक्चुअल एलियन सिविलाइजेशन उसे देख ले और अपना जवाब दे दे। क्या ये वाओ एक स्पेस सिग्नल नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिग्नल हमें किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले किसी एलियन ने भेजा हो, हमारी तरह ही अपने मौजूद होने का ढिंडोरा वो स्पेस भर में फेंक सके? लेकिन हियर कम्स अ कैच। हमारे साइंटिस्टों के मुताबिक जो सिग्नल्स हम स्पेस में भेजते हैं वो इतने पोटेंट नहीं होते हैं, जिसका मतलब वो कुछ लाइट ईयर्स तो अच्छे से ट्रैवल करेंगे बट फिर थोड़े और लाइट ईयर्स के बाद वो डिस्टॉर्ट होकर नॉइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका मतलब एक तरीके से ये भी है कि अब तक हम ह्यूमंस की स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि हम बाकी के बहुत ही दूर के एलियन सिविलाइजेशन तक अपना कम्युनिकेशन पहुंचा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक दिन पॉसिबल हो पाएगा। Which brings us to the previous point, क्या ये वाओ सिग्नल कोई बहुत ही एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का हो सकता है कि ऑफ कोर्स कि इतने दूर तक ट्रैवल किया और डिस्टॉर्ट नहीं हुआ? अगर ये एलियन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड है तो हमसे कितना ज्यादा एडवांस्ड है? आई मीन हम ह्यूमंस भी बहुत ही पुराने हैं, हमें पूरे 2 लाख साल हो गए अर्थ पर राज करते हुए, और जाहिर सी बात है इतने लंबे समय में हम काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं। क्या इतना काफी नहीं है खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सुपर सिविलाइजेशन बुलाने के लिए? वेल, आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हमारा अर्थ जो है वो सिर्फ 4.54 बिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि अगर हम बात करें हमारे ब्रह्मांड की तो वो पूरे 13.8 बिलियन साल पुराना है। और अगर हम इन्हीं फैक्ट्स को पर्सपेक्टिव में रखें तो 2 लाख ईयर्स 13.8 बिलियन ईयर्स के सामने एक तरबूज के सामने एक राई के दाने के बराबर। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि हमारे पृथ्वी से भी बहुत पहले कई सारे ग्रह बने होंगे जिन पे हो सकता है हमारे जैसे लिविंग बींग्स पनपे होंगे, और ऐसे बींग्स जिनको याद रहे हमें 13.8 बिलियन माइनस 2 लाख यानी कि 13.79 बिलियन ईयर्स ज्यादा मिले होंगे ग्रो करने के लिए, इंटेलेक्चुअली, टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा टाइम मिला होगा अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए और यूनिवर्स में अपना एक्सपेंशन फैलाने के लिए। लेकिन कोई नहीं, अगर हम अपने सिग्नल्स उन तक नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम उनके सिग्नल्स जो हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें पढ़ तो सकते हैं। हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे होती होगी हमारे एलियन भाई बंधुओं की जिंदगी, और दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या वहां पर कोई एलियन वाकई में मौजूद हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब के लिए तो सबसे पहले हमारे पास फंड्स होने चाहिए। इसके बिना हमारा रिसर्च और यहां तक कि हमारा दिमाग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और इसीलिए स्पेस ट्रैवल के टाइटन्स जैसे कि इलॉन मस्क फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जब वो मार्स को कॉलोनाइज कर ले तो वो फिर उसके आगे सिर्फ मार्स को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम तक मनुष्य प्रजाति का बीज फैला सके। और पैसे रेज और इन्वेस्ट करने की होड़ में इलॉन मस्क कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो है बिटकॉइंस में, जो उनका मानना है कि फ्यूचर करेंसी बनने वाली है। और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली ही बिटकॉइंस में इतना इन्वेस्ट किया है। 13 मार्च 2021 में बिटकॉइन ने पहली बार अपनी जिंदगी में $60,000 का मार्क क्रॉस किया, यानी कि समझ रहे हो, जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था जब बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ही कम थी, जैसे 1 से 10 रुपए, तो अभी उन्हें $60,000 मिल रहा है प्रति बिटकॉइन। जाहिर सी बात है इलॉन मस्क के लिए भी क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही एक्साइटिंग व्हीकल है जिससे वो अपने पैसे को और ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। वेल, सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं बल्कि रेगुलर पीपल भी ये कर पा रहे हैं अगर वो सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइंस में। और वेल एग्जैक्टली यहीं पर कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप 100 रुपए में भी बिटकॉइन का एक पार्ट खरीद सकते हो और वो पार्ट की वैल्यू बढ़ते जाएगी जैसे जैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है। आपको जैसे पता होगा कि अगर आप अपने पैसे को, अपने एक्स्ट्रा पैसे को सिर्फ बैंक में रखते हो तो उसमें हार्डली कुछ रिटर्न आता है,
अगर एफडी करवाते हो तो 6% 7% के राउंड रिटर्न आता है। अगर डिसेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 15% रिटर्न आता है। और अगर रियल एस्टेट में करोगे तो भी वही हाल है, बट यहां पर आप मंथली 10 से 15% तक रिटर्न ले सकते हो। सो कहां पर दूसरे ऑप्शन हमें देते हैं साल के 10-15% और बिटकॉइन ट्रेडिंग हमें देता है पोटेंशियली मंथ के इतने सारे रिटर्न्स। वेल, कॉइनस्विच कुबेर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है और मर्जी आपकी है, आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तो आपको 50 रुपीज वर्थ का बिटकॉइन मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ, इस ऐप पर शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन ऐप है और मैं खुद भी इसमें ट्रेडिंग करता हूं, ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट ही दिखा है। और साथ ही इस ऐप में कमाए हुए पैसे को आप विड्रॉ भी बहुत ही इजीली कर सकते हो। और अगर बिटकॉइन ट्रेडिंग या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉइनस्विच कुबेर का एक चैनल भी है यूट्यूब में, उस चैनल पे वीडियोस देखकर आप आसानी से सीख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप लोग अभी जान गए हो इलॉन मस्क लाइट कैसे बनना है। सो या ऐसा हो सकता है ना कि एलियंस हमसे 13.79 इयर्स पहले से ही है, और अगर हमने 2 लाख सालों में इतनी सारी टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी है तो सोचो 13.79 बिलियन ईयर्स पहले से अब तक उन्होंने क्या क्या खड़ा नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है ये सिविलाइजेशन हमसे कहीं ज्यादा एडवांस होगा, लेकिन एक सेकेंड, हम ये कैसे मेजर करेंगे कि वो सिविलाइजेशन हमसे कितना ज्यादा एडवांस्ड है? वेल, इस प्रश्न का जवाब दिया हमें एक एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेशेव ने, जिसमें उन्होंने 1964 में हमारे लिए कार्डेशेव स्केल डिजाइन करके। कार्डेशेव स्केल की मदद से आप किसी भी सिविलाइजेशन को जज या फिर उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड है। और इसमें कार्डेशेव ने लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन बनाए बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू हार्नेस, यानी कि यूटिलाइज एनर्जी। कार्डेशेव का ये सिंपल सा मानना था कि जितनी ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम करने लगते हैं उतना ही ज्यादा हम नॉलेजेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगते हैं। एंड इसी एनर्जी कंजम्पशन के बल पर एक सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली कौन से लेवल पर होगी, कौन से लेवल ऑफ एडवांसमेंट पर होगी, ये कार्डेशेव ने डिसाइड किया। चलो इसी स्केल का यूज करके हम देखते हैं कि हम आज के मॉडर्न ह्यूमंस को कहां पर फिट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब हमें एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने दिया, जिन्होंने सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट किया और ये कंक्लूजन पे आए कि हम कार्डेशेव स्केल पर 0.73 पर आते हैं। वेल, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वैल्यू आखिर कैलकुलेट कहां से किया गया और ये वैल्यू आखिर दर्शाता क्या है? सो फ्रेंड्स, बात ये है ना कि कार्डेशेव स्केल पे टाइप 1 एलियन सिविलाइजेशन या प्लैनेटरी सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो सक्सेसफुली अपने प्लैनेट की टोटल एनर्जी हार्नेस कर चुकी है और उस एनर्जी को पूरी तरीके से यूज करती है अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करने में। और यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम अब तक टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हम अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं जो हमारे प्लैनेट पे मौजूद विंड, सोलर, न्यूक्लियर, फॉसिल फ्यूल्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, जियोथर्मल एनर्जी जैसी सारी एनर्जीज को यूज करके ह्यूमंस के नीड को पूरी कर पा रही। और इसीलिए हम टाइप 0 सिविलाइजेशन या कहे तो टाइप 1 सबसेट सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। और अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट मिशियो काकू, हमें एटलीस्ट 100 से 200 साल लग जाएंगे टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन हम कितनी जल्दी एडवांस होते हैं। मतलब समझने की कोशिश करो, टारगेट इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये गोल पहुंचने के लिए हमें अपनी एनर्जी कंजम्पशन को एटलीस्ट 100,000 टाइम्स यानी कि 1 लाख टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी और इससे हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेगा और हम अब हमारे पूरे पृथ्वी और उसमें पड़ने वाली वो सभी एनर्जी को कंट्रोल करने के पूरे हकदार बनेंगे। पर अब यहां से प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली में स्टार्ट होगा, क्योंकि जब कोई भी सिविलाइजेशन टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेगा तो सीधी सी बात है उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहीं पे खत्म नहीं हो जाएगी बल्कि और बढ़ने लगेगी। और उसके रीजंस ऑफ कोर्स होंगे बढ़ता पॉपुलेशन और बढ़ता एडवांसमेंट। और अब अपने एनर्जी कंजम्पशन का ये बढ़ता हुआ पेट भरने के लिए हमें घर ढूंढना पड़ेगा दूसरे प्लैनेट्स में, और उन ग्रहों में हमारे पास एनर्जी कहां से आएगा? वेल, हो सकता है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह में किसी सन के रेज ही नहीं आते, तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? सो फ्रेंड्स, ये वो दौर होगा जब टाइप 1 सिविलाइजेशन ऐसे स्टेप्स लेने लगेंगे जो टाइप 1 सिविलाइजेशन को टाइप 2 सिविलाइजेशन में बदलने लगेंगे, या कह सकते हैं कि वो प्लैनेटरी सिविलाइजेशन से इवॉल्व होकर एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बन जाएंगे, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो अपने सन यानी कि अपने स्टार की पूरी एनर्जी को हार्नेस करने की काबिलियत रखता हो। वेट अ सेकेंड, जस्ट इमेजिन अपने पूरे स्टार की पूरी एनर्जी
को यूज करना, को हार्नेस करने के वो काबिल हो जाएंगे। और टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन वही सेम टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे जो टाइप 1 सिविलाइजेशन करता है, खुद की एनर्जी कंजम्पशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए। बस सिर्फ ये अप्लाई होगा टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। मतलब इस चीज को बस विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एक सिविलाइजेशन है जो अपने होम प्लैनेट के आसपास जितने भी प्लैनेट्स या स्टार्स है सभी को कॉलोनाइज कर देता है, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को तक नहीं छोड़ता है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चरली और इंडस्ट्रियली ट्रांसफॉर्म कर देता है और उन सभी स्ट्रक्चर्स को अपना घर बनाकर वहां पर रहने लगता है। यहां तक कि उन स्ट्रक्चर्स में एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है जो लाइफ को सस्टेन कर सके। पर फिर एक पॉइंट के बाद ये इतना एडवांस स्ट्रक्चर या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कम पड़ जाता है क्योंकि एडवांसमेंट और पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ एनर्जी की नीड्स भी बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए कॉन्सेप्ट्स जैसे कि स्टेलर इंजन, डायसन स्वॉर्म और स्टार लिफ्टिंग जैसे बड़े बड़े जायंट हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हो पाते हैं। और इन्हीं की मदद से हम पूरे सन या पूरे स्टार की एनर्जी को सोख लेते हैं और यहां तक कि उसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी कर पाते हैं। I mean, सीधी बात, नो बकवास, टाइप 2 सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और बेसिकली पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने की औकात रखेगा। मतलब यहां पर हम जुपिटर या सैटर्न जैसे बड़े बड़े गैसियस जायंट्स को भी उठा के अपने खुद के ऑर्बिट में रख सकेंगे। इतनी हाई उस समय की टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी। और यहां किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का यह फायदा होगा कि स्पेस से आने वाली कोई भी आपदा को वो बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि फिर स्पेस में वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना भी उतना ही ईजी हो जाएगा जितना ईजी हमारे लिए आज अर्थ से मून तक ट्रैवल करना हो गया। जो आज हमें लाइट ईयर्स की दूरी लग रही है वो हमारे लिए काफी मामूली हो जाएगी। एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जा पाना वुड आल्सो बी वेरी सिंपल। और जैसे ही कोई सिविलाइजेशन ऐसी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा, से इवॉल्व होकर तब्दील हो चुका होगा टाइप 3 सिविलाइजेशन। और अब जैसे कि हमें पता है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी बदौलत टाइप 3 सिविलाइजेशन या कह सकते हैं इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन पूरे गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस करने लगे, जो अपने हिसाब से स्टार, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स सभी पर कंट्रोल पा लेगा। और टाइप 3 सिविलाइजेशन भी वो सभी टेक्निक्स इस्तेमाल करेगी, बट ये अप्लाई होगा पूरे के पूरे गैलेक्सी में। और एक गैलेक्सी की एनर्जी को अगर पूरा यूटिलाइज करके भी इनका पेट नहीं भरा तो ये बाकी के गैलेक्सीज को भी कॉलोनाइज करने लगेंगे। इस गैलेक्सी की डिस्पोजेबल एनर्जी इतनी बढ़ गई होगी कि ये खुद अपने आप को ही विलुप्त हो जाने से आराम से बचा पाएंगे। और यहां पर हम वो ट्रूली सेक्सी साइंस फिक्शन टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। टाइप 3 सिविलाइजेशन सबसे पहले तो अपने पूरे गैलेक्सी में स्पैन करेगी, फिर एक एक करके दूसरे और गैलेक्सीज को भी कॉलोनाइज और कंट्रोल करते रहेगी। और ये उन गैलेक्सी के हर एक स्टार और प्लैनेट की एनर्जी को स्टोर कर उसे यूज कर पाएगी। ये एक सोलर सिस्टम में से किसी स्टार को उठाकर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स के साथ डाल सकती है, तो किसी प्लैनेट को एक सोलर सिस्टम से निकालकर किसी तीसरे सोलर सिस्टम में डाल सकती है, बिल्कुल जैसे लेगो गेम्स में होता है। एक सोलर सिस्टम को दूसरे सोलर सिस्टम से मर्ज कर पाएगी, मूव कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी और इवन क्रिएट कर पाएगी। और बेसिकली एक गैलेक्सी उनके लिए एक बड़ा सा खुला मैदान हो जाएगा खेलने का। और यहां पर इनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे करंट टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी और इमेजिनेशन से भी पार होगी। और इसी वजह से ये द यूनिवर्स के द मास्टर रेस होंगे। ये सिविलाइजेशन इतने केपेबल होंगे कि ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, गैमा रे बर्स्ट, क्वेसार्स और सुपरनोवास ये सब की एनर्जी यूज करने लगे। और यहां तो इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल होगा और ये लोग डायसन स्वॉर्म और स्टेलर एनर्जी जैसे स्ट्रक्चर्स और भी ज्यादा बनाकर हर गैलेक्सी की एनर्जी को अपने होम प्लैनेट पर यूज करने लगेंगे। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल होगा कि टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग साइबॉर्ग्स या रोबोट्स होंगे जो अपने आप खुद को सेल्फ रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। और इस तरह ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते भी जाएंगे। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लोगों की बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये हजार या लाखों लाइट ईयर्स का सफर हम कैसे तय करें जल्दी। और इसके लिए मे बी ये वार्प ड्राइव जैसा कोई मॉडल डेवलप कर लिए होंगे जिससे कि ये इनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। टाइप 3 एलियन सिविलाइजेशन की पावर इतनी होगी कि वो शायद हम इंसानों को नीचे जमीन पे पड़े कीड़े की तरह कभी भी कुचल कर निकल जाएंगे। और शायद हो सकता है कि उन्हें अगर हमारे मौजूदगी का पता चला तो वो हमें फॉर वंस एंड फॉर ऑल वाइप आउट ही कर ले। But friends, the scale actually doesn't end over here. कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बिलीव करते हैं कि there can also be type 4 civilization. And
type 5 civilization as well, जिसका influence thousands and thousands of galaxies, clusters, super clusters and trillions of stars पर होगा। टाइप 4 एनर्जी पूरे यूनिवर्स के एनर्जी को हार्नेस करने की कैपेबिलिटी रखेगी, जिसे सुपर गैलेक्टिक या यूनिवर्सल सिविलाइजेशन कहला जाएगा। और यहां पर ये पूरे यूनिवर्स की एनर्जी लेकर वर्म होल्स के जरिए टेलीपोर्ट होकर ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे। और ये एसेंशियली एक इंडिस्ट्रक्टिबल और हाईली ऑप्टिमाइज्ड सिविलाइजेशन। आसान भाषा में कहा जाए तो इनकी कोई सीमा नहीं होगी। अब फ्रेंड्स भूलो मत, ये तो सिर्फ एक मॉडल है कार्डाशेव का, और हमें पता नहीं कि सच्ची में ऐसी एलियन सिविलाइजेशंस वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हम तो सिर्फ एजुकेटेड गेसेस बना सकते हैं। और अगर हमारे आसपास कोई एलियंस मौजूद है तो वो किस लेवल पर फॉल करते हैं। We obviously hope वो टाइप 0 सिविलाइजेशन से नीचे ही हो, बट इस विषय में आपका क्या मानना है? ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइफ का पनपना एक्चुअली में एक एक्सट्रीमली रेयर इवेंट है, और लाइफ आफ्टर ऑल इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ही रेयर चीज है, इसीलिए हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। वेल, ये भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। बस अभी के लिए हमारे पास तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज है और कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपके थॉट्स को खोल दिया, यूनिवर्स की असीमता का एक झलक आपको बता दिया, तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आपको ऐसे इंटेलेक्चुअल कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल गेट्स इट प्लस साइंस को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन बिल्कुल दबा देना, कि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर रजिस्टर करना मत भूलना। अभी मार्केट ग्रो हो रहा है और आप भी अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। With that said, as always friends, stay curious, always keep asking questions and keep